साथियों, आपको याद होगा पिछले दिनों जो सीए प्रोटेस्ट था, यानी कि नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन्स तैयार किया जा रहा था, यानी कि नागरिक संशोधन कानून, पूरे देश में इस पे प्रदर्शन हुए और यहाँ तक कि इसमें 22 मौतें हुई। और यही प्रकरण था कि जिससे सामूहिक संपत्ति क्षतिपूर्ति मुआवजा कानून प्रकाश में आया, 2019 की घटना। और अभी यूपी में जो फायर ब्रांड इमेज योगी जी की तैयार की जा रही है, क्या उस फायर ब्रांड के पीछे वाकई ही उनका कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या उनका अपना मन मुताबिक एक स्वीपिंग पावर ऑफिसर्स को दे दी गई है, जिसमें जो डैमेज है वो कोलेटरल लाइबिलिटी पे फिक्स किया जा रहा है और जो एस्टिमेशन ऑफ जो डैमेज है उसकी डिटेल्स भी कहीं पे नहीं है। और जो 80-20 की बार बार एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, वो नैरेटिव अपने आप में उसमें माइनॉरिटी इफेक्ट हो रही हैं, उसमें आपके रिक्शा पुलर इफेक्ट हो रहा है, सब्जी बेचने वाला इफेक्ट हो रहा है। यानी कि किसी चुनावी लाभ के लिए हम किसी कानून को कितना तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी अप्रूव की एक रिपोर्ट छपती है इंडियन एक्सप्रेस में 21 और 22 को जनवरी को। उस रिपोर्ट के हवाले से आप इसको और विस्तार में देख सकते हैं। यानी कि अधिकारी ही जज बन गए, अधिकारी ही एक तरफा आकलन करने लगे और अधिकारी ही फैसला देते हैं। आपको विदित होगा कि 7 राज्यों में क्षतिपूर्ति मुआवजा, इसके क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, इसके लिए हमने डिटेल में पीछे इसी चैनल पे हमारे 2 ब्लॉग्स मौजूद हैं, जिनको देख के आप ये साक्षरता के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने के लिए स्वीपिंग पावर दी गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब यूपी में दिखाई दे रहा है, वो भी यूपी में एक चुनावी संदेश के साथ कि हम किस तरह सख्ती के साथ प्रदर्शन को निमटते हैं। यानी कि 1947 की आज़ादी के पीछे जो आवाज़ उठाने का था, एक आंदोलन की भूमिका थी, अब उसकी पृष्ठभूमि को हमेशा के लिए दफनाया जा रहा है। आप देखिए कि जो रूल्स हैं इसके अभी वो क्लियर नहीं हैं और इसका अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि एक पॉलिटिकल रेवेंज का ये टूल बन गया है। एक प्रोपेगेंडा मैसेज इन मास में फैलाया जा रहा है कि योगी बड़ी सख्ती से निमटते हैं। 7 राज्यों में जहां इन संसदों पे बड़ी आवाज़ उठी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्टर हैं, वो एक कोई एग्जाम्पल ऐसा सेट नहीं कर पाए कि ज़्यादातर स्टेट में ये हाई कोर्ट में सब जुडिस मैटर है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी इस पे ना एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, बल्कि पुलिस आपकी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति, उसको कुड़क करने के लिए बार बार दबिशें दी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो सब जुडिस मैटर है उसके बाद भी एक एग्जीक्यूशन देखा जा रहा है। इसको 3 फेज में हम समझ सकते हैं। एसेस ऑफ डैमेज, यानी कि जिसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस भी इन लोगों के पास नहीं होता, यहाँ तक कि कोई विजुअल्स वीडियो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन खाली आपके फ़ोन के लोकेशन से और इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं के आधार पे आपको दोषी ठहरा दिया जाता है। और 335 करोड़ का एक रिकवरी प्रोसेस यूपी में चल रहा है और उसमें 500 से ज़्यादा नोटिस इश्यूज हुए हैं। और जो लाइबिलिटी है वो कलेक्टिव यानी कि फिक्स की गई है सामूहिक रूप से। हजरतगंज लखनऊ का क्षेत्र होता है जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2 FIR दर्ज करता है, जिसमें 46 आदमियों को इन्वॉल्व किया जाता है। और इन 46 में वो लोग होते हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, जो रिक्शा पुलर होते हैं, और ज़्यादातर लोग इसमें माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि मुस्लिम ग्रुप से होते हैं। यानी कि मुस्लिमों को दमन करके, माइनॉरिटी को दमन करके आप 80% की वोट लेने के लिए खेल खेला जा रहा है। तो इसके पीछे देखिए कोई सिंगल एविडेंस भी किसी ADM की कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया और जो पिक्चर्स वहाँ कुछ पेश की गई उसमें किसी की क्लियर इमेज भी नहीं है। यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर भी इन्होंने इस पे एक तरह से लागू कर दिए गए 16 व्यक्तियों पे। और सबसे पहले हाई कोर्ट में सैयद अब्बास पहुँचते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 62 लाख की रिपोर्ट इन पे रिकवरी डाली जाती है, वो स्टे हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई यूं की यूं जारी होती है। 46 के 46
बेल पे होते हैं, लेकिन रिकवरी प्रोसेस लगातार जारी होता है। और जब एडीएम साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं इसमें कि डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी के हिसाब से हम इसमें रिकवरी कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 146 यानी कि दंगा, 186 यानी कि जो ऑफिसर्स के कार्रवाई में रुकावट, और 152 यानी कि कॉजिंग क्रिमिनल फोर्स, और 144 जो धारा लगाई जाती है, इनके उल्लंघन की ये धाराएं थी। यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी को जिस तरह से हाई कोर्ट स्टे होने के बाद ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये एक चौंकाने वाली बात है। 28 इसमें ऐसे एक्यूज्ड हैं जिन पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की गई, यानी कि जो ड्यू प्रोसेस था उनका वो भी इसमें नहीं लिया गया। 6 मालदा केस में वेस्ट बंगाल के वो दिहाड़ी मजदूर तक शामिल थे, माइनॉरिटी ग्रुप से, जो वहाँ सिर्फ दिहाड़ी मजदूर करने के लिए आए थे। स्टूडेंट्स थे जो अपने कोचिंग सेंटर से घर लौट रहे थे, कोई अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहा था, कोई किसी दुकान पे काम करने वाला था। यहाँ इस तरह के इसमें यूज हुए हैं। और 10 इसमें ऐसे एक्यूज रखे गए हैं जिनको कहा गया कि इन्होंने उकसाया है, जिसमें एक टीचर वहाँ के हैं रॉबिन वर्मा, दूसरे एक एक्स आईपीएस को पूरा अनुभव होता है कि कहाँ लीगल है कहाँ इलीगलिटी है, एसआर दारापुरी होते हैं ये। इनको हाउस अरेस्ट उस पीरियड में रखा जाता है, यानी कि ये मौके पे भी कहीं मौजूद नहीं होते। लेकिन इन पे एक आरोप ये लगा दिया जाता है कि इन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीच, यानी कि आंदोलन को जारी करने के लिए स्पीच, उकसावे वाली स्पीच इन्होंने दी थी। दूसरा है इसमें सदफ जफ़र, ये कांग्रेस के लीडर हैं उस क्षेत्र के। पुलकित जो वहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटी उसके मेंबर होते हैं, ये 43 मेंबर्स माइनॉरिटी ग्रुप के हैं। और ये प्रोएक्टिव स्पीच में इनकी भूमिका ली जाती है। योगेंद्र यादव जैसे बने बनाए आंदोलन में अपनी भूमिका का लाभ दिल्ली में उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कितने एक्टिविस्टों पे क्या गाज गिरती है आप इस रिपोर्ट से सीधा समझ सकते हैं। रेहान होता है इसमें, जो जोमेटो एम्प्लॉय होता है, जो डिलीवरी बॉय होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ तक कि रिक्शा पुलर, हॉकर्स, सब्जी बेचने वाले, दूधिया, ड्राइवर, तांगा चलाने वाले, ये इनके टारगेट होते हैं इसमें। यानी कि देखिए किस तरह से आपके आंदोलन की आवाज़ में जन सामान्य शामिल ना हो। यदि घर पे बैठ के भी कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पे किसी भी स्पीच से आपको उस राइट से जोड़ दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में जब भाजपा के अधिकारी या पदाधिकारी खुल के कहते हैं कि गोली मारो सालों को, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और वो डेथ, वो जॉइंट वहाँ फिक्स क्यों नहीं किया जाता, ये देखने वाली बात है। दूसरा मामला था बेकागंज, यानी कि कानपुर से था, जो 2019 का जो सीएए का प्रोटेस्ट था, इसमें भी यही खेल खेला गया। जब एडवोकेट पहुंचते हैं एडीएम ऑफिस में, उनके फ़ोटो मैच नहीं होते, और जो नोटिस उनको रिकवरी का दिया जाता है, वकील साहब उसमें जवाब देते हैं, लेकिन वकील के थ्रू प्रोसेस ना लेके 7 दिन के अंदर रिकवरी का नोटिस सीधा उस एक्यूज्ड को पहुंचा दिया जाता है। जब वो वकालत नाम के साथ पेश होता है तो उस वकील के थ्रू उनको ऑर्डर सर्व नहीं किया जाता। ये एक सबसे बड़ा इन्होंने इस तरह का मिसयूज ऑफ प्रोसेस है। इसमें जो वर्जन लेने की कोशिश की गई है विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने ये कहने से, अपनी बयान देने से मना कर दिया कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, अभी मैं इस पे कोई बयान नहीं दे सकता। लेकिन पुलिस वाले लगातार प्रेशर कर रहे हैं और एक्यूज को डर है कि उनकी निजी संपत्ति हड़प ली जाएगी इस रिकवरी के प्रोसेस में। 15 ऐसे दिहाड़ीदार हैं जो अपना घर छोड़ के घर से बाहर किसी नज़दीकियों के पास रह रहे हैं। उनको डर है कि पुलिस दबिश में कभी भी उनको उठा के उनको अरेस्ट करके एक चुनावी मैसेज यानी कि 80% में दे सकते हैं। तो इस तरह का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। जब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया आपके ऑर्डर्स को, उसके बावजूद पुलिस एग्जीक्यूशंस कर रही है, लैक ऑफ एविडेंस कर रही है, कोई डायरेक्ट एविडेंस इसमें नहीं। सिर्फ आपके फ़ोन का लोकेशन, जहाँ ये कोई भी इंसिडेंट होती है वहाँ आसपास दिखाई दे दिया जाए, उसी के आधार पे आप पे ये फिक्स हो रहे हैं। यानी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं होती आप पे इसमें। आपके प्रोएक्टिव स्पीचेस में यूज़ किए जा रहे हैं। अपोजिशंस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स यूपी के कानपुर और लखनऊ के क्षेत्र में दिखाए जा रहे हैं। चौराहे पे उनकी तस्वीरें पेश की जा रही हैं। तो क्या क्षतिपूर्ति मुआवजा के
निरोधक कानून के आड़ में क्या इस तरह के खेल खेले जाएंगे। इसी तरह के जो वाजिब आंदोलन थे, और आप जाइए अब उसकी नागरिकता कानून की तय में 3 बार इसके एक्सटेंड कर दिए गए हैं रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जब पूछा है सेंटर से, तो लास्ट जो डेट थी इसमें सितंबर थी, वो सितंबर के बाद वो डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, यानी कि स्वयं ध्वस्त हो सकता है ये, क्योंकि इसका जो स्टेचुरी पीरियड है वो निकल चुका है, लेकिन आज तक उसमें रूल फिक्स नहीं है। लेकिन आप रिकवरियाँ डाल रहे हैं, लोग को घर छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और जब सीधा सा पूछा गया इसमें सचिव से, सचिव ने ये कहा कि हम इंडिविजुअल नोटिस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जिनको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे है, उनका कहना है कि हर पीड़ित को अलग पिटीशन में वहाँ हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी कि सिमिलर केस में जब स्टे हो गया उससे भी सरकार संतुष्ट नहीं है, यानी कि हर पीड़ित को 46 पीड़ित हैं, 76 पीड़ित हैं दोनों मैटर्स में, उनको अलग अलग पिटीशंस पे अलग अलग स्टे ऑर्डर्स लेके आने होंगे, जब तक हम अपनी कार्रवाई कोलेटरल डैमेज, फिक्स ऑफ लाइबिलिटी, ये डॉक्ट्रिन पे कह रहे हैं। और ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं एडीएम के वो कट, कॉपी एंड पेस्ट हैं। तो ये एक एग्जाम्पल, वर्स्ट एग्जाम्पल यूपी में देखा जा रहा है, ये हरियाणा में भी देखा जाएगा, ये उन 7 स्टेटों में देखा जाएगा जहाँ कोई इंडिविजुअल भले ही हाई कोर्ट में जाके स्टे कर ले, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन, रेस्ट ऑफ जिनकी हैसियत नहीं है हाई कोर्ट के वकील इंगेज करने की, अपना पक्ष रखने की, जो दिहाड़ीदार हैं वो कैसे अपने लिए वकील एक्वायर करेंगे, इंगेज करेंगे इस चीज़ के लिए। तो सेस ऑफ लाइबिलिटी की कोई डिटेल्स नहीं है, सिर्फ एक कट, कॉपी एंड पेस्ट, जो एक पे रिकवरी आपने डाल दी और गलती से जिस पे छोटी रिकवरी जिसने पेड कर दी, लेकिन जिन पे 53 लाख की, 63 लाख की, जिनकी उनकी संपत्ति नहीं, उससे बड़ी रिकवरियाँ, यानी कि वो कैसे इसको पेड करेंगे। वही कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑर्डर्स और लोगों पे एडीएम साहब लागू कर लेते हैं। तो एक सर्वोच्च न्यायालय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट जब किसी मैटर पे सिमिलर स्कोज ऑफ एक्शंस पे स्टे कर देता है, उसके बावजूद इस तरह से स्वीपिंग्स पावर्स, मिसयूज पावर्स और चुनाव की पृष्ठभूमि में इस तरह मैसेज दे के आप फायर ब्रांड एक सीएम की इमेज रख रहे हैं। ये ठीक है कि आपने कानून व्यवस्था को यूपी में काबू किया है, लेकिन विशेष माइनॉरिटीज़ के दिहाड़ीदार गरीब लोगों को टारगेट करके आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं। इसके बहुत बड़े भविष्य में मिसयूज होने वाले हैं। इस पे जो भी आपकी राय है, और उसके पीछे एक ही कारण है कि 7-8 स्टेट मिलके इसको राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें आपको पहले भी सीआरपीसी में रेमेडी थी, आईपीसी में रेमेडी थी, सिविल रेमेडीज़ थी रिकवरी की, तीनों को मिला के जो ये ब्रह्मास्त्र इन्होंने तैयार किया है, और जो हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी काम कर रहा है। तो इस तरह का काला कानून यदि इसका राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत बड़ा इस पे प्रोटेस्ट होता, बुद्धिजीवी इस पे उठाते मुद्दे को, तो आज यूपी में ये हालात न होते। तो ये रिपोर्ट आप लोगों को देखनी चाहिए। इस पे जो भी आपकी राय, कमेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप डालिए अपने पॉजिटिव सजेशन, ताकि सरकार तक और प्रधान सेवक तक ये बात पहुँचे कि जो रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जब किसी लॉ के रूल ही नहीं बने, तो उसके बाद किस तरह से आप अपने एडीएमओ के माध्यम से पसंदीदा कैडर आप किसी स्टेट में आईपीएस का खड़ा करके, और किस तरह से मिसयूज, दमन कर रहे हैं आप लोकतांत्रिक अधिकारों का। राइट टू प्रोटेस्ट बेमानी हो जाता है इसके बावजूद। तो सभी एक्टिविस्ट देश के और सभी जो अपने हकों के लिए दूसरों के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, उनको आज सोचने का समय है। यदि ये मॉडल और स्टेटों में भी लागू हो गया तो कोई भी प्रोटेस्ट भविष्य में नहीं हो पाएगा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जय किसान, जय भारत।